हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिमांड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कवर, लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड पर प्राइस का चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ गुड्स हैं जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनका डिमांड कर्व पर जब प्राइस चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उन दोनों के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप बताए वो लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस चेंज होता है तो उसके अफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पर भी पड़ता है, और हम बाकी सारे फैक्टर्स जो होते हैं प्राइस के अलावा उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं, और इसको हम कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में सेटरिस पैरिबस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। ओके, कुछ अजम्पशंस हैं इसकी लॉ ऑफ डिमांड की। प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। तो ये सारी चीज़ें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं। हम मानते हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। ठीक है, डिमांड, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, तो आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे जो हमने पीछे पढ़ी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये लिखेंगे डेफिनेशन। अजम्पशंस लिख सकते हैं अगर पूछी जाए, और हमें शेड्यूल बना देना, डिमांड शेड्यूल, इस तरह से कि प्राइजेस कम, जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रहे हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। ठीक है, और डिमांड कर्व बनाना है आपको उस तरह से, जो भी शेड्यूल बनाया होगा उसको कर्व में पुट कर देना। ठीक है, वाई अदर्स फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है जानने के लिए कि प्राइस का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या पड़ रहा है डिमांड पे। ठीक है, इसीलिए हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। कुछ क्या क्या फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं होते? वो फैक्ट्स हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। जैसे अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है किसी भी कमोडिटी की, या फिर प्राइस कम होता है तो बढ़ती है एंड प्राइस ज़्यादा होता है तो कम हो जाती है। ठीक है, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। हम जो डिमांड में चेंज हो रहा है उसको क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं मेजर कर सकते। हम नहीं पता लगा सकते कि कितनी डिमांड में चेंज हो रहा है ना, कितनी डिमांड बदल रही है, किस वजह से बदल रही है, क्वालिटी क्या है, क्यों बदल रही है डिमांड, क्यों चेंज हो रही है, वो हम पता लगा सकते हैं। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब अगर प्राइस मान लीजिए 10% किसी कॉमोडिटी का बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिमांड में भी 10% का ही चेंज आए। प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकते हैं। वन साइडेड इफेक्ट होता है, मतलब कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है ये पता लगाते हैं हम, पर ये नहीं पता लग सकता कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी वजह से प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, ये नहीं पता लग सकता। सिर्फ एक ही साइड का इफेक्ट पता चलता है कि प्राइस कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे। ठीक है, रीजंस क्या हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? देखिए, कुछ रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। ये सारे रीजंस देखेंगे कौन कौन से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कंज्यूमर्स, डिफरेंट यूजेस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करता रहता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल उसको कम होने लग जाता है, तो वो उसकी कंजम्पशन कम करने लगता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के रीज़न है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड का। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब कि किसी एक कॉमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जो उसका सब्सटीट्यूट होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। जैसे प्राइस एंड कोक का हमने एग्जांपल लिया था, पेप्सी एंड कोक का, कि अगर मान लीजिए मार्केट में पेप्सी के प्राइस बढ़ गए,
ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो गुड है वो क्या है, कोका कोला। हाँ, कोका कोला की डिमांड में इंक्रीज हो सकता है उससे। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, उसका सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। या टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था हमने कि टी की डिमांड अगर मार्केट में टी के प्राइस बढ़ गए हैं तो उससे क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ सकती है ना, क्योंकि टी के प्राइस बढ़ गए तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी लेंगे लोग, कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। इनकम इफेक्ट हमने पढ़ा था कि इनकम इफेक्ट मतलब कि अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ जाती है तो वो अपनी रियल इनकम को बढ़ा देगा। रियल इनकम मतलब उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा। मनी इनकम मतलब जो उसकी इनकम है, एक्चुअल इनकम, मनी में जो मेजर कर सकता है वो इनकम। अगर किसी कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ जाती है तो वो अपनी परचेजिंग पावर, ऑब्वियसली परचेज वो ज़्यादा करेगा, वो डिमांड बढ़ा सकता है। और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो उसको डिमांड में भी कमी करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। एडिशनल कंज्यूमर्स मतलब कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड, उसका प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर्स कम होने लग जाएंगे, कस्टमर्स कम होने लग जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। और अगर मान लीजिए उल्टा हो जाता है, प्राइस कम हो जाते हैं तो क्या होगा, कंज्यूमर्स बढ़ने लग जाएंगे, कस्टमर्स बढ़ने लग जाएंगे। डिफरेंट यूजेस हमने पढ़ा था। मान लीजिए किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस है। फॉर एग्जांपल मिल्क का ले लेते हैं हम। मिल्क अगर हम मान लीजिए प्राइस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए मार्केट में, तो हम मिल्क की कंजम्पशन कम करने लग जाएंगे। पहले हम मिल्क से सारी चीज़ें बना रहे हैं। मान लीजिए मेरे घर में 4 लीटर मिल्क आ रहा है, ठीक है। अब उस 4 लीटर मिल्क से मैं क्या क्या दही भी जमा रही हूँ, चीज़, बटर, ये सब चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है। अब मार्केट में प्राइस बढ़ गए मिल्क के, तो मैं क्या करूँगी, मिल्क की कंजम्पशन कम कर लूँगी, अपना जो क्वांटिटी है वो कम लेने लग जाऊँगी, 4 की जगह 3 या 2 लेने लग जाऊँगी। और अब मेन फोकस रखेंगे कि दूध, मिल्क पीना है, उससे और बाकी सारी चीज़ें जो हम बना रहे थे, उसे दही, बटर, चीज़ वगैरह वो नहीं बनाएंगे। पहली जो प्रेफरेंस है, जो उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसको उस पर ज़्यादा जोर देंगे, है ना। बाकी सारी चीज़ों को नहीं बनाएंगे थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। वैसे तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ये अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं तभी उनकी डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? गिफन गुड्स का सबसे पहले तो ये प्रपाउंड किया था सर रॉबर्ट गिफन ने, ठीक है। उन्होंने बताया था इसका कंसेप्ट। उन्होंने बोला था कि गिफन गुड्स क्या होते हैं। गिफन गुड्स एक स्पेशल कैटेगरी के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड तभी मार्केट में बढ़ती है जब उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाजरे का या ब्राउन राइस का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं ना, तभी इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है। अगर इनके प्राइस कम हो जाते हैं ना, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, उसकी जगह बाकी सारे जो चीज़ें होती हैं, वाइट राइस या फिर और कोई चीज़ें, बाकी सारे जैसे वीट फ्लोर वगैरह, इन सब का यूज़ ज़्यादा ही करने लग जाएंगे बजाय कि बाजरा या फिर ये इस तरह के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं। स्टेटस के हिसाब से जो होते हैं उनके प्राइस जब ज़्यादा होते हैं तभी कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा रिच लोग होते हैं, वो जैसे बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, लग्जरी कार्स होती हैं, डायमंड होता है, वो जितने ज़्यादा महंगे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा उनकी डिमांड करते हैं। वो उनका एक स्टेटस सिंबल होता है कि जितनी ज़्यादा महंगी कार उतना ज़्यादा उनका स्टेटस बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड वो इस हिसाब से ज़्यादा करते हैं। जितना महंगा डायमंड होगा वो उसी की डिमांड वो ज़्यादा करते हैं। और अगर उनके प्राइस गिर जाते हैं ना मार्केट में, तो वो उनकी डिमांड कम कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज भी जैसे किसी चीज़ का मार्केट में हमें पता चलता है कि ख़त्म होने वाला है, आगे जाके वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। चाहे उसका प्राइस ज़्यादा भी हो फिर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। कुछ फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना टाइम पे मास्क की शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, है ना। सैनिटाइजर्स वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी। लोगों ने क्या सोचा कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि आगे इन फ्यूचर वो उनकी कमी ना पड़ जाए। चाहे वो कितने भी महंगे थे मास्क खरीद रहे थे, 100 150 रुपए के भी लोगों ने मास्क खरीदे थे उस टाइम पे, अब इतने कम प्राइस हो गए हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ शॉर्टेज की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड, फियर ऑफ शॉर्टेज जो है वो अप्लाई नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड इसमें भी अप्लाई नहीं करता फियर ऑफ शॉर्टेज में। इग्नोरेंस
कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइस का पता ही नहीं होता। जैसे कुछ आप किसी बाहर की कंट्री में जाओगे या फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, वो कुछ परचेज़ करते हैं, उन्हें मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का उनको प्राइस नहीं पता कि इसका एक्चुअल में प्राइस क्या है, तो वो क्या करेंगे, उसको महंगे प्राइसेस में भी खरीद लेंगे। ठीक है, तो इग्नोरेंस की वजह से भी इग्नोरेंस का भी इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड पर नहीं पड़ता। ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा फैशनेबल गुड्स हो उसकी डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करता है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ठीक है ना, तो फैशन रिलेटेड गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ की, जैसे खाना हो गया, मेडिसिन हो गई, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी दवाई को, कोई मेडिसिन कंज्यूमर को खानी है, अब उसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, अब मार्केट में उसकी डिमांड, उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो भी वो उसको कंज्यूम करेगा क्योंकि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। चेंज इन वेदर में भी नहीं करता। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, एसी की डिमांड बढ़ जाती है। चाहे एसी कितना भी महंगा हो, एसी की डिमांड बढ़ जाती है। किसी को एसी परचेज़ करना ही करना है, गर्मियां हैं, तो वो क्या करेगा, चाहे वो एसी कितना भी महंगा हो वो खरीदेगा ही। ठीक है, तो चेंज इन वेदर का भी लॉ ऑफ डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज होता है ड्यू टू फैक्टर, हम क्या करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना प्राइस के अलावा, उनको कांस्टेंट मानेंगे। प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, पढ़ते हैं एक बारी इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज change in quantity demanded? When the quantity demanded of a commodity changes due to a change in its price, keeping other factors constant. ठीक है, it is known as change in quantity demanded. It is graphically expressed as a movement along the same demand curve. ठीक है, एक ही डिमांड कर्व बनाते हैं, उसमें हम मूवमेंट दिखा रहे होते हैं कि डिमांड कम हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है डिमांड, उसको हम एक ही कर्व में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सामने आपके कर्व बना हुआ है। ठीक है, प्राइस में चेंज आ रहे हैं, आप वैसे ही बनाएंगे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे प्राइस हमने मेंशन किया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी मेंशन कर दी। ठीक है, अब देखिए प्राइस बढ़ रहा है, P1, प्राइस चाहे P2 हो जाए, कम हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ जाए P3 हो जाए। ठीक है, हम एक ही ग्राफ में हमने डिमांड को शो कर रहे हैं। हम देखिए प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, प्राइस कम हो गया यानी कि P2 पे आ गया तो डिमांड एक्सपेंड हो गई, ज़्यादा हो गई, है ना। सो दिस इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं इसको। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए, एक्सटेंशन इन डिमांड को भी पढ़ लेते हैं एक बारी, हमने अभी पढ़ चुके हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर्स फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट ही लेना है। ठीक है, इट लीड्स टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हमने देखी अभी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक बारी आप देख लीजिए डिमांड कर्व एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन जब हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड में एक्सपेंशन, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड में इस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या हो गया, contraction in demand refers to a fall in the quantity demanded due to a rise in the price of commodity. others factors को हमें constant ही रखना है। it leads to an upward movement along the same demand curve, और इसको हम decrease in quantity demanded भी कहते हैं। देखिए ग्राफ पे देखिए, प्राइस P1 से P2 हो गया, बढ़ गई प्राइस तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होने लग गई, कंट्रैक्शन हो रहा है, सेम डिमांड कर्व में हमने दिखाया था पीछे, है ना।
नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड कहते हैं, शिफ्ट करना डिमांड को, डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, चेंज इन डिमांड। जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस जब हम लेकर चलते हैं, उससे जो शिफ्ट होता है डिमांड में, ठीक है, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड। रीजंस, ठीक है, रीजंस फॉर शिफ्ट इन डिमांड कब देखेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ, ये सारे रीजंस हैं, जो भी प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स थे ना जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट करती थी, वो सारे फैक्टर्स को हम इसमें लेकर चलते हैं, और ये सारे ही रीजंस होते हैं, किस लिए, किस चीज़ के रीजंस होते हैं सारे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में जो शिफ्ट होता है उसके सारे ये रीजंस होते हैं। कौन कौन से, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, है ना, सब्सटीट्यूट गुड्स में जब चेंज होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन सीजन एंड वेदर। बहुत सिंपल है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस हम इसमें लेकर चलते हैं, इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। देखिए इस तरह से हम डिमांड कर्व बनाएंगे, वाई एक्सिस पे शो कर देंगे प्राइस, एंड क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, डी से D1 जब डिमांड कम होगी तो भी हमने उसको शिफ्ट कर दिया, पूरा डिमांड का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा, इसमें हमने शिफ्ट ही कर दिया, है ना, D1 D2, इस तरह से ये D2 हो गया जब प्राइस कम हो गए थे, है ना, और जब प्राइस बढ़ गए थे तो ये कम हो गई थी, शिफ्ट हो गया था टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, ठीक है, डिमांड कर्व, ठीक है। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, हमने पढ़ा था, टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल हमने लिया था। इसका इफेक्ट डिमांड कर्व पे कैसे पड़ता है, अगर मान लीजिए इनके प्राइसेस में चेंज होता है, हम पढ़ चुके हैं प्राइसेस में चेंज होता है, मान लीजिए टी के प्राइस मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हम कॉफ़ी का कंज्यूमर क्या करता है, कॉफ़ी की तरफ बढ़ता है, कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट देखिए कैसे पड़ेगा, देखिए प्राइस बढ़ गए, प्राइस ऑफ अ गुड बढ़ गए, टी की मान लीजिए प्राइस बढ़ गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है सब्सटीट्यूट का वो बढ़ जाएगा, है ना, इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों एक साथ यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर वर्ड इज मेन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कार एंड पेट्रोल का, है ना, कार के जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उसका इफ़ेक्ट कार पे पड़ेगा। अगर मान लीजिए कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, पेट्रोल के डिमांड पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, टुगेदर यूज़ होते हैं, है ना। इस तरह से हम डिमांड कर्व बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। सो गाइज एक छोटा सा टॉपिक बचा है क्रॉस डिमांड का, और कुछ छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर दूंगी फटाफट। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ।